बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपके बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने या उनके साथ ताल्लुक़ बनाने में मुश्किल पेश आती है? क्या जब आप अपने बच्चे को बुलाते हैं, उनसे कोई सवाल पूछते हैं, तो आपको उस सवाल का जवाब अल्फाज में देने के बजाय हाथ के इशारे से देने की कोशिश करता है? मिसाल के तौर पर आपका बच्चा कहीं खेल रहा है, अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, आप उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो वो अल्फाज में जवाब देने के बजाय खिलौना उठाकर आपको इस तरह दिखाता है, यानी कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। क्या आपका बच्चा घर में कमरे के दरवाजे के साथ या खिड़की के साथ या घर के दरवाजे के साथ खेलता रहता है, उसको खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, बार बार यही करता है? क्या जब आप अपने बच्चे को बार बार बुलाते हैं, वो आपकी तरफ देखता नहीं, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करता? जब आप उसके साथ बात करते हैं, तो भी वो आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता, बल्कि अपनी सोचों में गुम रहता है? अगर इनमें से अक्सर सवालों का जवाब आप हाँ में देते हैं, तो आपके बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि इसमें जो न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग के खुलिये हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, उनकी जो आपस में कनेक्शंस बनते हैं वो सही नहीं बनते, डेवलपमेंट उनकी सही नहीं होती। तो इस वजह से आर्टिस्टिक चाइल्ड, जिस बच्चे में ऑटिज्म हो, उसके समाजी रवाबित, बातचीत और रवैया मुतासिर होता है। अब ऑटिज्म बच्चों में 2 साल के बाद डायग्नोज हो सकता है। अमूमन ये वो उम्र होती है बच्चों की जब वो दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने लग जाता है, और 2 साल के बाद हम उसमें वो जो चेंजेस होते हैं, जो एबनॉर्मल उसका बिहेवियर होता है, इसको नोट करने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, उनका पता चलने लग जाता है कि इसमें ये चीज़ जो है ये नॉर्मल नहीं है। अब ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हेट्रोजीनस डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर कर सकता है। अगर एक बच्चे को एक तरह से मुतासिर करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह इससे मुतासिर हो। एक बच्चे में एक अलामात, दूसरे बच्चे में दूसरी तरह की अलामात आ सकती हैं। ऑटिज्म की वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं? एग्जैक्ट कॉज जो ऑटिज्म की है, या जो कॉजेज़ हैं, वो एग्जैक्ट कॉजेज़ अभी तक नहीं पता, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये वजूहात जो हैं ये ऑटिज्म का सबब हो सकते हैं। उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस और वेरिएशंस होती हैं। जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे खुलियात हैं, उनके अंदर जो जीन्स होते हैं, जो वो मादा है जो नस्ल दर नस्ल खुसूसियात को मुंतकिल करता है, बाप से बच्चों में, माँ बाप से बच्चों में खुसूसियात को मुंतकिल करता है, उन जीन्स के अंदर कुछ गैर मामूली तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑटिज्म होता है बच्चों को। दूसरी वजह एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हो सकती है। मतलब दिमाग की जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, वो सही नहीं होती। तीसरा फैक्टर न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस हो सकते हैं। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो एक आसाबी जो खुलिया जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, उससे इंफॉर्मेशन को अगले सेल्स तक पहुंचाते हैं, जैसे सेरोटोनिन है या डोपामिन है, उनमें इम्बैलेंस आ जाता है। इस वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है। चौथी वजह पेरेंटल एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स और अदर काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। जब वे बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे अगर उस ख़ातून का वास्ता आता है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है उन वजह से पैदा होने वाले बच्चे में ऑटिज़म की बीमारी हो। अब ऑटिज़म को डायग्नोज किस तरह किया जाता है? ऑटिज़म को कैसे डायग्नोज किया जाता है? तो उसकी डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल है। कोई टेस्ट वगैरह या एक्सरे वगैरह या जो CT स्कैन है या MRI है, उसके बग़ैर क्लिनिकल बेसिस पर बच्चे को देखकर सही ऑब्जर्वेशन से उसका पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म को कौन डायग्नोज कर सकता है? जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ऑटिज़म को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन
جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، جو دماغ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جن کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، جو اس دماغی بیماریوں میں ماہر ہوتے ہیں، یا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو انسانی رویے اور نفسیات کی جو اسٹڈی ہوتی ہیں ان میں ماہر ہوتے ہیں، یہ ان کو بالکل صحیح طریقے سے بچے کو اس کی صحیح آبزرویشن کر کے آٹزم کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیڈیاٹریشنز ہوتے ہیں، جن کو ہم چلڈرن اسپیشلسٹ بولتے ہیں، وہ بھی بچوں میں آٹزم کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آٹزم جو ہے اس کی پریویلنس کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بچے آٹزم کے بیمار ہوتے ہیں، ان ہر 4 بیمار بچوں میں 3 بوائز ہوتے ہیں، 1 گرل ہوتی ہے۔ مطلب بوائے ٹو گرل ریشیو جو ہے 3:1 ہے۔ اگر 4 بیمار ہیں آٹزم کے تو ان میں 1 لڑکی ہوتی ہے، 3 بوائز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ریشیو جو ہے بوائز میں زیادہ ہے، لڑکیوں میں کم ہے۔ اب کچھ فیکٹس ایسے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جو 2020 میں جو اسٹڈی ہوئی تھی، اس میں یہ پایا گیا کہ امریکہ میں ایوریج ہر 1000 بچوں میں سے 37 جو بچے تھے ان میں آٹزم پایا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں بھی، نیپال اور انڈیا میں ہر 1000 بچوں میں سے 3 بچوں کو آٹزم ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ ریشو ذرا کم ہے، بنگلہ دیش میں 1000 بچوں میں سے 2 بچوں کو آٹزم ہوتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر پاکستان میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں ہر 1000 بچوں میں سے 36 بچوں کو آٹزم ہوتا ہے۔ آٹزم یہ صرف بچوں کی بیماری نہیں ہے، بلکہ جو بچے آٹزم کے شکار ہوتے ہیں، اگر وہ بچپن میں ڈائگنوز نہ ہو جائے، بچپن میں اس کی صحیح مینجمنٹ نہ ہو جائے، تو یہ ایک لائف لانگ ڈس آرڈر وہ بن سکتا ہے۔ جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں تو ان میں یہ آرٹسٹک بیہیویئر جو ہوتے ہیں یہ بھی ان میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر ماحول میں ان کو کئی جگہوں پر، چاہے وہ اسٹڈی فیلڈ ہے، چاہے وہ کیریئر ہے، چاہے پروفیشنل جو ان کے فیلڈز ہیں، وہ زندگی کے جس بھی شعبے میں جاتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ آٹزم جو ہے یہ کوئی لاعلاج بیماری نہیں ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جو آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں ان میں قدرت کی طرف سے کئی ایک اسٹرینگس بھی ہوتے ہیں، کئی ایک ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسن بناتی ہیں۔ وہ ان میں انالیٹیکل جو پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان میں ڈیٹیلز کو نوٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، معمولی باتوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کو وقت پر ڈائگنوز کیا جائے ایسے بچوں کو، اور ان کو صحیح ٹریٹ کیا جائے، تو یہ بچے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، انٹل نیکسٹ۔